हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सामान्य भूगोल की। आपको जैसे पता है कि हम घटना चक्र की बीपीएससी की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है उसको कवर करा रहे हैं। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल की। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका कलेक्शन दे रखा है। तो तैयारी के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसकी लिंक भी दे रखी है, आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं? क्षुद्र ग्रह, ये तो होता है। धूमकेतु, ये भी है। ग्रह, ये भी है। निहारिका, निहारिका हमारे सौर मंडल का भाग नहीं। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा समझने लायक चीज है नहीं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस या आइंस्टाइन? तो कॉपरनिकस वो बंदा था जिसने ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। 2015 में आपका क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप, बस याद करना है। ठीक है, बस याद करने की कोशिश करिए। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि क्वेश्चन रिपीट हो तो गलत ना हो। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तारामंडल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। 87, 88, 89 या 90। तो हमारे अंतरिक्ष में लगभग 88 कॉन्स्टलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है कौन सा? ये सप्तऋषि है। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ाई, उसमें सब ये दे रखा है। उसको क्या है? सप्तऋषि। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको सप्तऋषि बोलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। तो इसमें बुध का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं, कौन कौन से? बुध और शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के 2 हैं, नेपच्यून के 14 हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बाकी चीजें बता रखा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? तो ना तो बुध का कोई उपग्रह है ना ही शुक्र का कोई उपग्रह। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 सेल्सियस है। मतलब हम लोग तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे इतना। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार बोलते हैं। इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, बृहस्पति क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि वलयों से युक्त ग्रह है। ठीक है, बहुत सारे वलय हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। ठीक है, सबको पता है, साइंस में हमने बेसिक साइंस में का क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 19 सेकंड प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन केवल 8 मिनट की बात कर रहा है तो हमारा आंसर 8 मिनट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं? सबको पता है 365 सही 1/4 दिन। 365 दिन और 1/4 दिन और लगता है, तो 365.25 दिन बोला जा सकता है। ठीक है, सब इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है इसमें। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ठीक है, अब देखिए इसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, कह लीजिए जो भी ऑप्शन सब गलत दे रखे हैं। तो इसमें इनका कहना है, पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं ये। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है।
ठीक है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 वाई 60 कर लिया था 27.8 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.8 किलोमीटर। ठीक है, ये हो सकता है 2001-2 में आया था, दोबारा रिपीट हो जाए, तो हमको सही आंसर याद कर लेना है कि पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 27.8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ, शून्य अक्षांश के पास, कभी नहीं, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो यदि आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, तो उसमें ये बोला जाता है कि जो हमारा 23 डिग्री अक्षांश है, इसके पास मरुभूमि पाए जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। एक प्रभावी कोरोलिसिस बल किस कारण होता है, ये पूछ रहा है कि कोरोलिसिस का जो बल है वो किस कारण लगता है, तो ये पृथ्वी के रोटेशन के चलते होता है, पृथ्वी के घूर्णन के चलते हमारा कोरोलिसिस बल लगता है। अभी देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए कितने क्वेश्चन अच्छे आने लगे हैं। अच्छे इन द सेंस, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, जिसने एनसीईआरटी की पहला भी चैप्टर पढ़ा है उसको भी पता होगा ये चीज, पृथ्वी के घूमने के चलते हमारा कोरियोलिसिस फोर्स लगता है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बाद। धरातल पर प्रवाही हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपण बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में छोड़ दीजिए, पृथ्वी का घूर्णन मेन इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा उसने पूरा क्रम ही दे दिया है, तो एक बार इसको भी याद कर लीजिए। हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे, आपको ये पता है कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में देखा हो। तो सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद है हमारा शनि, जिसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। इसके बाद है अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। इसके बाद है वरुण, नेपच्यून बोलते हैं। इसके बाद अब आती है हमारी पृथ्वी, अर्थ, फिर शुक्र, वीनस, फिर मंगल, मार्स, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। ठीक है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो कि जुपिटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। तो इसमें शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर इन्होंने घनत्व की वैल्यू दे रखी है, हमें इतना डेटा याद नहीं करना है, लेकिन हमको ये जानना है कि पृथ्वी का लगभग कितना है, 5514 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व है। मंगल का पृथ्वी से कम है। शुक्र का देखा, ऑर्डर देखा जाए तो पृथ्वी के बाद शुक्र हो गया हमारा। शनि का लगभग 687। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष, जो कि अर्थ बोलना चाहिए। अर्थ का जो साल है, अर्थ का जो साल है उसके बराबर है ये। 29.5 अर्थ ईयर लेता है शनि सूर्य के एक चक्कर लगाने में। ठीक है, शनि सूर्य के एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्ष, ठीक है ना, मैं इसीलिए बोल रहा था पृथ्वी वर्ष के बराबर समय लेता है। ये क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पृथ्वी वर्ष नाम की कोई चीज यूज ही नहीं करी। ठीक है, ये 2000 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, लगभग 84 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग 84 वर्ष लेता है। ये सब फैक्ट आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, इसलिए ज्योग्राफी के लिए लूसेंट में जितनी भी लिस्टिंग्स दे रखी हैं, पूरे जो उन्होंने टेबल बना के दे रखी है, रट लीजिए, 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन बनता है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें याद करनी नहीं पड़ेंगी चीजें, ऐसा नहीं है।
सीक्रेट है, सीधी सी बात है, बिना याद करे आप लिख नहीं पाओगे। मेंस भी लिखना होगा तो यदि आपके पास 4 पॉइंट नहीं है ना दिमाग में, आप कैसे लिख लोगे? इसलिए चीजें याद करने की कोशिश करिए, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। खासकर डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लीजिए। नहीं तो फिर आप इतना बेसिक सा आंसर लिख के आओगे ना कि बंदा नंबर किस बात पे दे तुमको। एक बंदा है जिसने एनालिसिस कर रखे है, डेटा दे रखा है, गवर्नमेंट के स्कीम्स दे रखा है, सब कुछ लिख रहा है। एक आपने बिल्कुल जनरलाइज्ड आंसर लिख दिया, किस बात पे नंबर मिलेगा आपको? तो वो बस बेसिक से नंबर दे देंगे, वही कट ऑफ से 40-50 नंबर आप बच जाओगे। वही एक टॉपर जो होता है वो निकाल ले जाता है। बस यही उनमें और हम में अंतर है। नेक्स्ट है जियोडेसी, वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन के माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो क्या होता है जियोडेसी? जियोडेसी होता है हमारा ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। ठीक है, जियोडेसी क्या है? पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण क्या है? पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, पृथ्वी अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है कि लैटिट्यूड होता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन होती है कि प्रधान माध्यान्ह रेखा? तो प्रधान माध्यान्ह रेखा वो रेखा है जो किसी भी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चीज दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, इसको याद कर लेना पड़ेगा। प्रधान माध्यान्ह रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, किस किस से? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। तो ये हमें नाम याद करके रखना है, एक पेज पे इन सब के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से निकल रही है, इक्वेटर कहाँ से निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से निकल रही है, उसी तरह प्रधान मध्यान्ह रेखा जो हमारी है वो कहाँ कहाँ से निकल रही है। तो ये 9 कंट्रीज हैं जिनसे ये होकर निकल रही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर? इसका आंसर है वैसे प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर से होती हुई हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा यदि आपने मैप देखा हो तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्या लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एशिया इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं भाई, एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया के बाद सबसे बड़ा अफ्रीका है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एशिया ऑप्शन में नहीं था, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। इसका क्षेत्रफल लगभग इतना है और ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा है ऑस्ट्रेलिया। लोग पता नहीं यूरोप क्यों मार के चले आते हैं आंसर में। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। वो लेखनी है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तो इसका आंसर अफ्रीका था क्योंकि एशिया ऑप्शन में नहीं था। तो आपको ये पूरी लिस्ट एक बार कहीं एक पेज पे लिख लीजिए, है ना। मैं बार बार पेज वाली चीज इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि बिना खुद से लिखे चीजें याद नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं, लगभग 54 कंट्रीज हैं केवल अफ्रीका में। यूरोप में 51 हैं, फिर एशिया में 50 हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, आपके लूसेंट में भी ये सब दे रखा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री लूसेंट बहुत अच्छा सोर्स है चीज़ें याद करने का। आप पॉलिटी के भी बहुत सारी चीज़ें लूसेंट से याद कर सकते हैं, और इकोनॉमी का भी जो पुरानी स्कीम्स हैं जो आजकल बहुत पूछी जा रही हैं, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो जाए या अभी जैसे पीईटी वाले पेपर में भी पूछा गया था, बीपीएससी में भी ये पुरानी स्कीम पूछ लेते हैं, वो सब लूसेंट में दे रखी है। बीपीएससी में अच्छे मार्क्स लाना है तो लूसेंट बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो नहीं तैयार करते उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशी लंबाई वाला सीमा बल है कौन सा? रूस है, चिली है, कि चीन है, कि ब्राजील है? तो इसका आंसर है चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? फिलीपींस में है, कि इंडोनेशिया में है, मालदीव्स में है, कि क्यूबा में? तो लगभग देखिए, फिलीपींस में सबसे ज्यादा द्वीप्स हैं, सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं। लगभग कितने? 17,508 इंडोनेशिया में है। फिलीपींस में लगभग 7,641 द्वीप हैं। मालदीव्स में लगभग 1192 है। क्यूबा में लगभग 4,195 है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि इंडोनेशिया वह देश है जिसमें सर्वाधिक द्वीप हैं, लगभग 17,508 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्निया फासो की बात की गई, ग्रेट ब्रिटेन है, मेडागास्कर है और सुमात्रा है। तो सबसे बड़ा ये जो ऑप्शन दे रखा है उसमें बोर्निया फासो है। ठीक है, बोर्नियो है ये। बोर्नियो का क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है, जबकि मेडागास्कर इतना वर्ग है, सुमात्रा लगभग इतना है, ग्रेट ब्रिटेन का इतना दे रखा है। अब देखिए, क्वेश्चन टफ है, ये 2018 में आपका क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लीजिए कि जो बोर्निया है इन जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन टफ है किसी के लिए भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, कि क्यूबा? तो इसका आंसर है क्यूबा, सॉरी जापान, इसका आंसर है जापान। ठीक है, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र के द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है फिलीपींस, इतने वर्ग है, न्यूजीलैंड इतना है, और क्यूबा इतना है। इसका आंसर हो गया हमारा सी, जापान। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब ये यूपी पीसीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में देखो 4 द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? होकैडो, होन्शु, सिको सिकोकू और क्यूशु। ठीक है, और इन चारों जो हमारे द्वीप हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो भी आपके होन्शु द्वीप में ही है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई कि 4 द्वीप हैं बेसिकली हमारे जापान में, और जो टोक्यो है इसकी राजधानी है, और टोक्यो होन्शु में है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? देखो, ग्रीनलैंड जो है वो आपका डेनमार्क का भाग है, थोड़ा बहुत अलग है, वो कनाडा के पास लगता है, यदि आपने मैप देखा हो कनाडा के पास लगता है, लेकिन डेनमार्क पर उसका एक तरीके से आधिपत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसको वैगनर ने दिया। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ था। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गया जो आज के महाद्वीप के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिजिनस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
उसमें पूरा जिस्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती हैं। इसका सही आंसर है क्रिस्टलाइन और अनक्रिस्टलाइन, दोनों टाइप के आपके पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है। आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती। सेडिमेंट्री में आपकी परतें आती हैं, इग्नियस रॉक्स में, सॉरी मैंने इंडिजिनस बोल दिया था, इग्नियस रॉक्स में परतें नहीं पाई जाती। ठीक है। पूरा जिस्म भी नहीं पाए जाते हैं, इसमें पूरा जिस्म नहीं पाए जाते हैं आपके। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है इसमें। ठीक, तो बहुत पुराना क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया आपका। अवसादी सैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे सैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सैलें क्रिस्टलीन हैं। ठीक है। ये सैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ये सैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो अब देखो, इसमें ये सैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अवसादी सैल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये सैलें रवेदार क्रिस्टल नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें आपकी जो फॉसिल्स हैं वो भी पाई जाती हैं, परतें भी पाई जाती हैं, लेकिन इसमें रवेदार मतलब क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, हाँ, फिर इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलीकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। और जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर इन्होंने दिया है 1 to 4। मतलब 1 क्या है हमारा, जो हमारा एस्कर है वो क्रूड वेडेड बजरी होती है और रेत की लकीरें होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट इनका गलत है। और चौथा स्टेटमेंट क्या था? जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अब ये समझ रहे होंगे है क्या। देखिए, आपका क्रास्ट वाला एक टॉपिक है जिसमें रिवर के द्वारा, पानी के द्वारा जो हमारे जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में है। तो ये वो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखा जाए टॉपिक कठिन पूछा है इन्होंने, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है। ग्लेशियरियों ग्लेशियरियों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं के द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर के द्वारा निर्मित होती है। हिमनद के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास्म मृत्तिका मतलब बोल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलीकृत ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माउंट एटना क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, मैचिंग में आता है। ठीक है। माउंट एटना क्या है? ये एक वॉल्केनो है आपका, कहाँ? इटली में। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। ठीक है। क्या है ये? एक सक्रिय, एक एक्टिव वॉल्केनो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। फिर क्या है? मौना लोआ उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये सक्रिय ज्वालामुखी का है। कहाँ है? ये हवाई में है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मोनालोआ हवाई द्वीप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित एक सक्रिय, एक एक्टिव ज्वालामुखी है। देखिए, हवाई वगैरह में तो इतना ज्यादा ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, वहां टूरिज्म होता है,
मतलब टूरिज्म इन द सेंस कि आप वाइन और बियर पीते हुए आप देख सकते हैं कि लावा बह रहा है, ऐसा वाला माहौल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके परिणाम में सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अब 2004 में सबको पता है सुनामी आई थी, भयंकर सुनामी आई थी, इतने लोगों की जान गई, आप काउंट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? सुंडा खाई में भारतीय फ्लैट के बर्मी प्लेट से अधागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी पश्चिमी दिशा में थी। इसका आंसर सी है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये 2005 में, देखो 2004 का इवेंट है, 2005 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा था 50 लाख। 50 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होता है भाई, 50 लाख तो बहुत बड़ा, एक देश खत्म हो जाएगा इतने में, है ना। भारत की बात नहीं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, 50 लाख भी इनकी पॉपुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ से एक कैच था जिसको पकड़ के हम जान सकते थे ये क्वेश्चन ठीक है गलत, मतलब ऑप्शन गलत है। इसमें यही पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो लगभग हमने आपको बता दिए। चलिए और भी पढ़ देते हैं। इस शक्तिशाली भूकंप में लगभग 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अच्छा छेपड़ हुआ। यह अच्छा छेपड़ बर्मी प्लेट के नीचे भारत प्लेट के खिसकने से हुआ। हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया। अधिकेंद्र से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति, वहीं सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई है, ना कि 50 लाख। अतः यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें कह रहा है विकल्प डी भी सत्य है। वस्तुतः भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? ज्यादातर ये सब नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। जितने भी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा, चोमोलुंगमा, जो कि सब एक ही इसी के नाम है। सागर माथा नेपाल में बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट हम सब कॉमन नॉलेज है। जिसकी हाइट कितनी 8848.86 मीटर है। सभी प्रथम 10 सर्वोच्च घाटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? सबको पता है एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज जो कि कहाँ है भाई? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4,800 किलोमीटर है। हिमालयन पर्वत, ठीक है, हिमालय माउंटेन
दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, उस तरह से एंडीज जो हमारी है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हिंदी में बोलिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोकस कोकोस कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ये आपकी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के पास पाई जाती है। ठीक है, ये जितनी प्लेट्स हैं एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। कोकोस COCOS प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ये बात कर रहा है इसमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः यह एक से अधिक विकल्प सही है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है भाई? वॉल्केनो है, वॉल्केनिक माउंटेन है हमारा, आग्नेयगिरी वॉल्केनो है। किलिमंजारो पर्वत, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या था? कैसर विल्हेम स्पिट्ज, कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी वॉल्केनो पर्वत है। गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया में, बेसिकली चाइना में इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मंगोलिया है। वैसे गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? यह स्वर्ण खनन, आपकी गोल्ड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग कहाँ है हमारा? दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? ठीक है, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। इसमें हंगरी जो है ये स्थल रुद्ध कंट्री है हमारा। ठीक है, अब ये देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप का अंदाजा नहीं है कोई नहीं कर सकता ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में मैप देखना। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी के, अब ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डालने लगे हैं। अब वो बिल्कुल सीधे सीधे लूसेंट वाले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत मैप देख के जाइएगा। खासकर आप ये इसराइल के आसपास वाला एरिया, ठीक है, मेडिटेरियन सी वाला एरिया, आपको आपका यूरोप देखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस है इंडस्ट्रियल, अब जैसे ऊपर एक क्वेश्चन इंडस्ट्री वाला पूछा था, तो जो भी ये लिस्टिंग्स हैं ये सब लूसेंट में दे रखी, वहां तो करना ही है, थोड़ा बहुत मैप भी देखना है। आगे बढ़ते हैं। हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। अब देखिए यूक्रेन बड़ा न्यूज में है, तो यूक्रेन को तो देख लो कौन कौन से कंट्रीज इसको टच करते हैं, कोई रिवर तो नहीं टच कर रहा है इसको, इसकी राजधानी क्या है, वगैरह वगैरह। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। ठीक है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं। अब देखिए इजराइल पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा था इजराइल वगैरह पे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इजराइल को कौन कौन से देश टच करते हैं? सीधी सी बात है, लेबनान टच करता है, सीरिया टच करता है, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है, इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र इजिप्ट से लगी हुई है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, अब इतना नहीं डिटेल में कौन कहाँ से टच कर रहा है वो सब छोड़ो, लेकिन कम कम इतना तो याद ही कर लो कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये इसराइल को टच करते हैं। नेक्स्ट है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? हमारी पामीर। ठीक है, पामीर का जो पठार है
पामीर के पठार को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। श्रीलंका को बोला जाता है कि पाकिस्तान को बर्मा, भारत या पूर्वी समुद्र की स्वामिनी केवल हमारी श्रीलंका ही है। ठीक है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, और एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3, सबको पता है पृथ्वी का 2/3 जो भाग है, हमारी जो अर्थ है, इसका जो 2/3 भाग है वो वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग पर स्थल है, लैंड एरिया है, और लगभग 71% जो भाग है वो वाटर एरिया से का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। इसका आंसर है उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 8 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो हमारी अर्थ है ज्वाइड है, ठीक है, चपटी है, इसलिए ये ज्यादा पास है। नेक्स्ट है, अब देखिए बहुत लंबा सा क्वेश्चन बना रखा है, देखते क्या है। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, कौन सा? डी, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। मध्य महासागरीय कटक जिसको बोला जाता है मिड ओशियन रिज, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं। सॉरी, नहीं, वो जो नहीं है, ये मिड ओशन रिज की बात कर रहा है। ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील तथा 6400 किलोमीटर की 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भित लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन एक जॉर्ज है जिसको खड्ड बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में खड्ड, इंग्लिश में जॉर्ज बोलते हैं। ग्रांड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, जॉर्ज है। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा, गैंगीज डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गैंगीज ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ? आपके प्रशांत महासागर में है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा टुवालू के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर, स्वेज कैनाल मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप मतलब सिनाई पेनिनसुला में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी। वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और लाल सागर, रेड सी को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह, स्वेज पोर्ट और उत्तरी सिरे पर
पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। अब ये दोनों बंदरगाह के नाम याद करो, ये भी आ चुका है यूपीपीसीएस में, ठीक है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा किसको किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध्र महासागर से, ठीक है। पनामा नहर, पनामा कैनाल मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल जलडमरू मतलब स्थमस को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर अंध्र महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी दूरी रह गई है, मतलब 9,500 किलोमीटर रह गई है। वर्तमान में इस शहर पर पनामा देश का अधिकार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं किससे किसके बीच में? हिंद महासागर से चीन सागर की, ठीक है। मलक्का जल संयोजक से आप हिंद महासागर से चीन सागर कनेक्ट होता है। मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की मलेशिया से अलग करता है, ठीक है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद सागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो यह एक, अब इसमें शायद गलत दे रखा है। सुंड्रा ट्रेंच या ट्रेंच मतलब गर्त हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, तो हमारा ये बताती, ठीक है। जो हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 15 से 20 किलोमीटर के बीच में जो रेंज है, यहाँ पे हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, जो कि हमारे समताप मंडल पे है, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग पर 13 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, ऑलरेडी पीछे एक वीडियो प्रोसेसिंग में था तो वो चलने लग गया। हाँ, तो यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी जा सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। विश्व मौसम संगठन WHO भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज यदि डायरेक्ट हमको हिट करेंगे तो हमको हो सकता है स्किन कैंसर हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इन्वायरमेंट में पूरा इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। तो एक इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है, बहुत कुछ इसमें जानकारी दे रखी है। देखिए ओजोन लेयर समताप मंडल पे होती है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो बीपीएससी में भी आ सकता है, कह नहीं सकते। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? अभी हमने ऊपर देखा लगभग 25 किलोमीटर तक वो बोला था इसने 10 से 20 किलोमीटर का ऑप्शन दे रखा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। काहिरा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह हमारी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ठीक है। 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे हमारा काहिरा स्थित है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस बताया है। और आपको पता हो ना पता हो, 1 मिनट में आप 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में
4 मिनट होते हैं। तो आपका 15 डिग्री में कितना 60 मिनट, एक मतलब 1 घंटा, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री पूर्वांतर में है, क्योंकि आगे की बात कर रहा है, काहिरा आगे है, तो 30 डिग्री पूर्वांतर पर होगा काहिरा हमारा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे दे रखा है, काहिरा मिस्र में स्थित है। उसका अब ये इन्होंने दे रखा है, इतना हमें याद नहीं करना है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। बस बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। वही मैंने बोला था, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय कितना लग जाएगा, 120 मिनट, यानी 2 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। तो वो पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, जब यहाँ पर छोटा दिन होता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा दिन होगा तब। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत मतलब सॉलिस्टिस बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं, क्या इंग्लिश में तो सॉलिस्टिस बोलते हैं। समर सॉलिस्टिस के उत्तर गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत देखिए, सीधा बात है, यदि ऊपर छोटा होगा तो यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा, यदि यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही इंफॉर्मेशन दे रखा है इसलिए। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, सब तैयार हो जाएगा आपका। महाद्वीप अलग हुए कैसे हुए, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलय और भ्रंशन से, या उपरोक्त सही। तो विवर्तनिक प्रक्रिया से। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलय क्रिया किसका परिणाम है। वलय क्रिया हमारा पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, वलय क्रिया से हमारा क्या बनता है, पर्वत वगैरह डेवलप होते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको बोलते हैं क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल, एक तो कंप्रेसिव बल, और तनाव आपका टेंशन वाला। ठीक है, संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। ठीक है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज, तो सबको पता है एल्प्स जो हमारी माउंटेन सीरीज है कहाँ है, ये यूरोप में पाई जाती है। एल्प्स पर्वत श्रेणी मध्य पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है। टकला मकान हमारा चाइना है। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल एशिया के झिंगयांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियान शान पर्वत से घिरा है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट विक्टोरियन। ठीक है, यहीं पे दे रखा पहले ऑप्शन इसका। वो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, अब याद नहीं करने की जरूरत है, बस जान लीजिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। अब ये कह रहा है मृत सागर, डेड सी से कौन कौन से देश टच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं।
लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, तो उसमें लेबनान इसको टच नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मृत सागर का एक मैप खोलिए और उससे देखिए कौन कौन से टच कर रहे हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन का मैप खोलिए, उससे देखिए कि कौन कौन से टच कर रहे हैं। ये खुद से ही करना पड़ेगा, ये तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। दिए गए विकल्पों में लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पंपास बोलते हैं। ठीक है, पंपास बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये पूरे घास के मैदान है, किसको क्या बोलते हैं, वेल्ड है, किसी को पंपास बोलते हैं, कहीं पेरीज बोलते हैं। पूरी लिस्ट बनी है क्वेश्चन पे, एक बार रट्टा मार लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। दक्षिण अमेरिका कभी कभी मैचिंग में पूछ लेगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लेगा। अब जैसे 2016 में इन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया आदि महत्वपूर्ण है या प्रमुख है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी, सिडनी किसी की राजधानी नहीं है। वेलिंगटन, रियाद सऊदी अरेबिया की राजधानी है। वेलिंगटन हमारे न्यूजीलैंड की राजधानी है, शायद हाँ न्यूजीलैंड की राजधानी है। उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरेबिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये हमारे हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। नेक्स्ट है, सागरी रवणता का प्रमुख स्रोत क्या होता है? नदियां हैं, भूमि है, पवन है, ज्वालामुखी से निःसृत राख क्या है? ये सब हमारी सैंड सोर्स कहाँ है, भूमि है, उससे होना चाहिए। सागरी लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के पानी का औसत खारापन क्या है? अब ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका आंसर है 35 पीपीटी। ठीक है, हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। अतः निकटतम विकल्प हो जाएगा फिर 35, 36 होता है तो 35 इसको कंसिडर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? इसका नाम ही मृत सागर इसीलिए है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 238%। ठीक है, तुर्की की वॉन झील में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके रखिएगा। तुर्की की एक वॉन झील है जिसमें 330% लवणता, तथा ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए में है जिसमें 220% लवणता पाई जाती है। लेकिन जो ऑप्शंस यहाँ दे रखे थे उसमें मृत सागर इसका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ठीक है, अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वॉल्यूम जितना पानी इससे फ्लो होता है उसके बेसिस पे। अब ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं शहर और पूछा गया है कौन सी नदी उसके पास से निकलती है। सीधा हम आंसर देख लेते हैं इसका। और रॉटरडैम ये हमारे राइन नदी के पास है। पेरिस ये सीन नदी के पास है। बुडापेस्ट ये डैन्यूब नदी के पास है। और वाशिंगटन ये पोटोमैक नदी के पास है। ठीक है, ये इस टाइप की पूरी एक टेबल लूसेंट पे दे रखी है, आप वहां से जाके पूरी लिस्ट एक पन्ने में लिख लीजिए या उसी से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और खासकर मैचिंग में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेव से इसको जोड़ा जाता है या इससे जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे हारमुज है, हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फिर है बोसपोरस, बोसपोरस जल संधि क्या है, ये काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करता है। मलक्का हम पहले भी देख चुके हैं, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कनेक्ट करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा अत्यधिक गर्म चिली, ठंडा वर्षा। वर्षा तो भाई देखो चेरापूंजी में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, सूखा सहारा सूखा होगा, ठीक है। गर्म ठंडा, यदि गर्म की बात की जाए तो मेरे ख्याल से गर्म सहारा हो सकता है। एक बार चलो इसका आंसर ही देख लेते हैं हम आप। सबसे अधिक गर्म क्या है, इन्होंने सहारा और स्थल का दिया है। सबसे ठंडा अंटार्कटिका, ठीक है। वर्षा चेरापूंजी में ही होगी, और सबसे सूखा चिली में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो यह चिकनी मिट्टी में कैपिलरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। केसिका क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉयल में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, जबकि बलुई हुई मिट्टी में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कोयला प्रोडक्शन भी चीन ही करता है, पहले भी था अभी भी, ठीक है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2019 के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पे सोना खनन होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगाड़ी, ठीक है, कूलगाड़ी COOLGARDI कूलगाड़ी सोना स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था। रूस में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कि चीन में हुआ था, कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। आप देखिए 2019 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया, इसका आंसर है चाइना। सबसे ज्यादा चाइना में सोने का प्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। लेकिन 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 अभी का जो डेटा है ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नया याद करो, भारत मत याद करो, अब नया याद करो चीन। लेकिन यहाँ भी चीन ऑप्शन नहीं था, इसलिए भारत हो गया था इसका आंसर। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2019 से, सॉरी 2015 से 2019 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में एल्यूमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश कौन से थे। नंबर 1 पे थे चाइना, नंबर 2 पे था रूस, अब रूस भी इसमें नहीं था, फिर नंबर 3 पे है भारत, फिर है कनाडा, फिर है UAE, ठीक है। तो विश्व का एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चाइना है। चाइना के बाद रूस है और उसके बाद भारत है। नेक्स्ट है, तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में है, अमेरिका में है, कि चीन में है, कि रूस में है, कि वेनेजुएला में है, तो सबसे ज्यादा वेनेजुएला में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार 48 बिलियन टन है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार है, ठीक है। लेकिन इतना करप्ट कंट्री है वेनेजुएला, यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि ये अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सऊदी लोगों के पास भी तेल है, उन्होंने कितने अच्छे से उसको यूज किया, ठीक है। लेकिन ये वेनेजुएला में करप्शन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके चलते ये लोग इसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे अपने रिसोर्सेज को। कोयले का सामान्य प्रकार है विटुमिनस, अर्ध विटुमेनी, एंथ्रासाइट या कोक। तो कोयले का सामान्य प्रकार है विटुमिनस, ठीक है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का एक मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के कारण के आधार पर, सॉरी, कार्बन के अंश के आधार, परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम कोयले को 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं, एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में विटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है, एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना यूकेन कोयला मुख्यतः विटुमिनस प्रकार का है, ठीक है। तो विटुमिनस क्या है, सामान्य किस्म का कोयला हमारे भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं कौन कौन से, आपको शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शक्ति हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस है, जल विद्युत है, यूरेनियम है, इन सब से हम ऊर्जा एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आप इन सब सोर्सेस से डेवलप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर, तो लंदन
धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि विकिरण के कारण। ठीक है, जो रेडिएशंस है उसके चलते हैं। देखिए बादल हैं तो जो अर्थ में हीट ट्रैप्ड है वो बाहर नहीं निकल पाती। यदि ये बादल नहीं है तो आराम से निकल जाएगी, ये चीज़ है। मेघी रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जल वाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती हैं, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है वायुमंडल का निर्वर्तन इंगित करता है क्या? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसका सही आंसर है तीनों। जब हमारा मानसून वापस जाता है जिसको बोलते हैं रिट्रीविंग मानसून, उसमें क्या होता है, जो हमारे आसमान है साफ हो जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप नॉर्थ इंडिया में हो, यूपी बिहार की बात कर लो, इस टाइम आपके जो बादल हैं बिल्कुल साफ है, एक भी बादल आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल आसमान साफ। ठीक है, वो अलग बात है, पॉल्यूशन हो सकता है, उसकी मैं डिबेट नहीं कर सकता, पॉल्यूशन हो सकता है। इस टाइम क्या है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब है। ठीक है, अच्छा खासा हाई प्रेशर होगा बंगाल की खाड़ी में, और स्थल पर तापमान के बढ़ने में। एक टर्म अभी पूछा जाता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या है? मानसून वापस होने के बाद, मानसून जब वापस हो जाता है तो हमारा आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव हो जाता है, और जो ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर है अच्छा खासा हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं अक्टूबर हीट। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल पीईटी में पूछा गया था, उसी से ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ रिलेट हो रहा है। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ये क्या पूछना चाह रहा है? 20 का आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। अच्छा ठीक है, भूमध्य अगर जो आपकी भूमध्य रेखीय इक्वेटर पे होता क्या है, गरज के साथ वर्षा जो दिन है दोपहर में, खासकर दोपहर में वर्षा बहुत होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है। यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नग्न होती है या अनिश्चित होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कहाँ नहीं है? तो ये पंपास में नहीं है। मध्य चिली, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु CWP, ठीक है, WP वेट वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे पंपाज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? किस नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी? ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, कांगो में पिग्मी जनजाति। ये देखिए जनजाति वाला भी आपकी पूरी लूसेंट में एक लिस्ट बनी हुई है, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पिग्मी जनजाति, पिग्मी ट्राइब विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मेंगुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंगुलस। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इग्लू बनाते हैं, मेंगुलस कहाँ कौन बनाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिग्मीज निवासी हैं किसके? पिग्मीज हैं अफ्रीका के, कांगो अफ्रीका के में भी कांगो बेसिन पे। ठीक है, फिर है एस्कीमो। एस्कीमो कहाँ के निवासी? कनाडा के हैं कि मंगोलिया के हैं? देखिए फिर देखिए ट्राइब पूछ ली गई, मलाया के हैं कि श्रीलंका के हैं? तो एस्मीको हमारी जो है एस्कीमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। ठीक है, एस्कीमो कहाँ कहाँ? अलास्का में है, कनाडा में है, ग्रीनलैंड में है, और उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पेरांटो
एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है? ये इसका आंसर है डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया था। अब इसका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन मुझे नहीं पता, क्वेश्चन दे रखा था मैंने डिस्कस कर दिया। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा रेशम कौन डेवलप करता है? चाइना करता है। ठीक है, ज्यादातर में सब चाइना ही है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चाइना करता है, जबकि दूसरे नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है शहतूश, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? यह चाइना में पैदा होता है। ठीक है, शहतूश SHAHTWS एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। ठीक है, शहतूश क्या है? ये एक सुंदर, गर्म और हल्का ऊन है जो कि हमारे तिब्बत एरिया जो चाइना का है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा ईरान करता है। ठीक, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा ईरान करता है। FAO के आंकड़े के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, यदि बात की जाए इंडिया में तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का होता है उत्पादन। यहाँ के किश्तवाड़, जम्मू तथा पामपुर कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना, रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चाइना इसमें भी अग्रणी है। ठीक, अब इसमें देखिए 1995 का क्वेश्चन है, तो अब प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले, हार्ड कोल के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय, भारत तृतीय स्थान पर था। वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला, एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणिक भंडार में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम स्थान है। तो अब आप ये आंसर मत याद करो, ये 1995 का क्वेश्चन है। अब हम लोग 2022 में हैं, तो 2020 का जो डेटा है उसके हिसाब से पत्थर का कोयला जो हमारा हार्ड कोल है सबसे ज्यादा USA में इसका भंडार है। भंडार, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, भंडार सबसे ज्यादा किसका है? USA का है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 है भारत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी, कनाडा। ऑप्शन देखिए, सबको पता है भाई सऊदी होगा। ठीक है, प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल, ये 2018 क्वेश्चन है, कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 781 मिलियन टन के बाद रूस रूस अब इसका आंसर रूस होना चाहिए इस हिसाब से, तो 561 मिलियन टन सर्वाधिक तेल उत्पादन देख रहा। ठीक है, तो इस अब ये थोड़ा देखिए 2020 का डेटा है, तो हमें लेटेस्ट डेटा याद करना है। सबसे ज़्यादा USA ने प्रोडक्शन किया, उसके बाद रसिया ने किया, रूस ने किया। तो हमें ये रसिया याद करना, सऊदी भी आप छोड़ दो, ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन हमें डेटा नया याद करना है। ठीक है, पुराने क्वेश्चन से बस आइडिया लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और उसका प्रेजेंट लेटेस्ट डेटा क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में उत्पादन होता है। ठीक है, भंडार कहाँ है? भंडार मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे व तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया है। नेक्स्ट है, टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में और अल्पसिलिक आग्नेय शैलों में, या इन सब में? तो इसका आंसर है ए, जो हमारा विश्व में प्राप्त होने वाला टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों मतलब प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होती है। ठीक, याद करने वाला फैक्ट है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू है। कौन कौन है? सबसे ज्यादा टिन का प्रोडक्शन चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, मृदा संरक्षण का वह उपक्रम जिसमें बंद मृदा उर्वर
मृदा में परिवर्तित होती हैं, मृदा वतित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा का संरक्षण का मतलब ही है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना। ठीक है, बहुत सिंपल सी क्या बोलना चाहिए एक्सप्लेनेशन है, कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, भूमि उपयोग में मृदा ही भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ठीक है, टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अभिलेय अवशेषों से होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। सबसे ज्यादा इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा के पास हमारे सबसे घने वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें अमेजन बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कांगो बेसिन जो कि अफ्रीका में है, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों में वर्षा वन प्रमुख है। ठीक है, इसके इसलिए आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास सबसे घने आपके डेंस वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी व लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह कौन है? कनाडा है। कौन है? कनाडा है, जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। कौन है? कनाडा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेल मार्ग और जोड़ने वाले स्थान। इसका सीधे हम आंसर ही देख लेते हैं। देखिए, यूरोपियन ट्रांस और कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये पेरिस से वारसा इसको कनेक्ट करता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर्स जो कि कहाँ है हमारा? अर्जेंटीना में है, और वाल परेजो जो कि चिली है उसको कनेक्ट करता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये तो सबको पता है, सबसे बड़ा है। सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रूस को कनेक्ट करता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ओरिएंट एक्सप्रेस ये तो पेरिस से इस्तांबुल, एक मूवी भी है ओरिएंट एक्सप्रेस, काफी फेमस है। ठीक है, तो ये पेरिस से इस्तांबुल को कनेक्ट करता है। उसमें ओरिएंट एक्सप्रेस में यही है कि ट्रेन में ही किसी का मर्डर हो जाता है वगैरह वगैरह कहानी है, कभी देखना हो तो देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क या लंदन? तो देखो, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन ये सब क्या है आपके पत्तन है, पत्तन लेकिन पोर्ट है, लेकिन कैनबरा नहीं है भाई। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी बंदरगाह नगर हैं। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह है जो हडसन नदी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। न्यूयॉर्क किसके पास है? हडसन नदी पे है। उसी तरह लंदन है, टेम्स नदी है, टेम्स नदी पर यह बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? सबको पता है, सैंटोस जो कि ब्राजील में है, इसको कहवा पत्तन बोला जाता है। ठीक है, कॉफी पोर्ट सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन, कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 109, पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से या उपयुक्त सभी से? तो इन सभी से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक व अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं, भौतिक या अजैविक संघटक जैसे स्थल है, वायु है, जल है, या आपका फिजिकल बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैविक संगठक क्या है? पादप है, मनुष्य है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है। और ऊर्जा संगठक क्या है? सौर ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, इससे हमको एनर्जी मिल रही, तो ये ऊर्जा संगठक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का इनक्लेव ढांचा किससे संबंधित है?
ये आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कॉन्क्लेव ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हमारी? CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर है। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारा जो अर्थ है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। ठीक है, हेल्प करती है। अब जैसे जब एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी उसमें बोला था कि जो CO2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन ये सबसे खतरनाक भी गैस है हमारे अर्थ के लिए। इंपॉर्टेंट ये कि आज जो हमारी अर्थ है, कभी क्या था? बर्फ का गोला था। आज वो यहाँ पर लाइफ है। क्यों? क्योंकि CO2 है। CO2 में हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। इसने एब्जॉर्ब कर करके बर्फ पिघलाई और हमारी अर्थ आज जैसी दिख रही है हमको वैसा बनाया। ठीक है, लेकिन यदि CO2 का कंसंट्रेशन अभी कितना होता है? 0.03% होता है इन्वायरमेंट में। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फिर क्या होगा? बहुत सारे जो वेदर फिनोमिनन है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा और वॉल्केनोज हैं आपके, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो वो सब होंगी जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन। चलो भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री जितना आप इसमें क्वेश्चन दे रखे थे मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और रिवीजन करते रहिए। बस लूसेंट वगैरह अच्छे से पढ़ो। बहुत कुछ दे रखा है बुकलेट में, लोग नहीं समझ पाते उसकी इंपॉर्टेंस। जब सिलेक्शन होता है, जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे आप इंटरव्यू करो, उनकी बात सुनो, उन्हें पता है कि उन्होंने कितना हेल्प करा है लूसेंट वगैरह बुकलेट्स ने उनको। ठीक है, तो उसको जरूर अच्छे से मन से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।